प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम बाद में करेंगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 6, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। इसी को हम छद्म एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। को उदाहरण सहित समझाइए। तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या है? तो इसके लिए ये जो एग्जाम्पल है एस्टर का जल अपघटन, इसके पहले जो 2 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उसमें एस्टर का जल अपघटन का एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। एक वेग नियम में हम ले चुके हैं और एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में भी इसका एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, क्योंकि ये दोनों के उदाहरणों में फिट हो रहा था और आभासी एकाणुक अभिक्रिया में भी ये फिट होता है। तो एस्टर का जल अपघटन है CH3COO-C2H5। इसमें COO ग्रुप जो है कार्बन कार्बन के बीच में है। COO के दोनों तरफ कितने भी कार्बन हो, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, तब उसको एस्टर कहते हैं। और इसका नाम है C2H5, तो ये एथिल होगा, और CH3COO एसीटेट होता है तो इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। और इसकी क्रिया कर रहे हैं हम जल के साथ, और ये क्रिया होती है अम्लीय माध्यम में, तो हम चाहे तो यहाँ H+ लिख सकते हैं। तो ये जो जल है इसको हम HOH के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये टूटेगा, H यहाँ जोड़ेंगे और OH यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ बनेगा CH3COOH और C2H5OH, यानी एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। अब इस अभिक्रिया में आप देखेंगे तो ये दोनों अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। हमको अभिकारकों पे फोकस करना है। तो अभिकारक हमारे पास एक अणु एथिल एसीटेट का है और एक अणु जल का है। तो इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं। 2 अणु भाग ले रहे हैं तो अभिक्रिया की जो अणु संख्या है वो 2 हो जाएगी। लेकिन जब इसका गतिक अध्ययन करते हैं तो गतिक अध्ययन करने पर पता चलता है कि इस अभिक्रिया में जो जल है इसकी इतनी अधिक मात्रा होती है कि इसका सांद्रण जो है ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। मतलब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला सिर्फ एथिल एसीटेट है, ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, इसलिए अभिक्रिया की दर में हम इसको नहीं लेंगे। तो आएगा कौन? CH3COO-C2H5 यही आएगा। और अभिक्रिया की दर जब हम लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे, अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी किसके? एथिल एसीटेट के सांद्रण के प्रथम घात के। आप चाहो तो प्रथम घात लिख सकते हो। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आता है K, जिसको दर स्थिरांक या गति स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहते हैं, और इसकी घात यहाँ पे आप एक दिखा सकते हो। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी अणु संख्या तो 2 हो जाएगी। लेकिन इस अभिक्रिया को अगर आप देखते हैं तो H2O का सांद्रण अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, केवल इसका सांद्रण अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। इसलिए अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है एथिल एसीटेट के सांद्रण के प्रथम घात के। एक घात क्यों लिखी है? क्योंकि CH3COO-C2H5 ये पूरा एक है। अब आप देखेंगे तो ये अभिक्रिया देखने से ऐसा लग रहा था कि 2 अणु भाग ले रहे हैं तो द्वितीय कोटि की होना चाहिए थी, लेकिन इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता अधिक होने के कारण अभिक्रिया की दर को ये प्रभावित नहीं करेगी। तो सिर्फ इसके प्रथम घात के, इसके सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होगी, और घात 1 है तो जो अभिक्रिया की कोटि है वो 1 होगी। जबकि देखने से ऐसा लगता है कि 2 अणु भाग ले रहे तो 2 होना चाहिए था, लेकिन जब इसका गतिक अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 है, और देखने से ऐसा लगता है कि 2 होना चाहिए था। तो अब इसी को इस तरह से डिफाइन करेंगे। किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो इसकी परिभाषा क्या है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनकी अणु संख्या 2 होती है। जैसे यहाँ पे 2 अणु भाग ले रहे हैं तो अणु संख्या थी, किंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनकी अभिक्रिया की कोटि 1 है। ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये इसकी परिभाषा होगी
कि इस अभिक्रिया की अणु संख्या तो 2 है, लेकिन इसका गतिक अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो 1 है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण लिया एस्टर का जल अपघटन। अब यहाँ पे आप देखेंगे यह अभिक्रिया द्विअणुक है। क्यों द्विअणुक है? क्योंकि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन जल की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है। अतः अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट यानी एस्टर की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो अभिक्रिया की दर एथिल एसीटेट की सांद्रता के समानुपाती है, और 1 घात इसलिए लिया है क्योंकि एथिल एसीटेट का एक अणु हमारे पास है। तो अभिक्रिया की दर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dx/dt बराबर K CH3COO2H5 बड़े कोष्टक के अंदर और उसकी घात 1 है। ठीक, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एस्टर का जल अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसे आभासी प्रथम कोटि या आभासी एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस तरह से ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया की परिभाषा हमने इसमें देखी और इसमें एग्जाम्पल भी देखा। तो बहुत ध्यान से आपने समझा कि इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो अणु संख्या तो 2 है, लेकिन जो अभिक्रिया की दर है वो केवल एथिल एसीटेट के सांद्रण पर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 होगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक दोनों में अंतर देखना है। 3 अंक का प्रश्न आएगा, तो हमको 3 अंतर इसमें तैयार करना है। मैं 4 अंतर आपको इसमें बता रहा हूँ। तो अभिक्रिया की दर क्या है? तो यह जो है प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। तो हमने यहाँ कमी और वृद्धि ना बोल के सीधा बोल दिया परिवर्तन। परिवर्तन में दोनों चीज़ें आ गई। तो यह मतलब अभिक्रिया की दर प्रति इकाई समय में या समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन है। और दर स्थिरांक क्या है? यह दर समीकरण में एक समानुपाती स्थिरांक होता है। जैसे अभी आपने यहाँ देखा, ये जो हमने लिखा है इसमें एक समानुपाती स्थिरांक होता है जिसको हम दर स्थिरांक कहते हैं। उसके बाद है सेकंड, इसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है अभिक्रिया की दर की। लेकिन आपने इसके पहले देख चुके हैं, जोड़ी में भी आपने देखा था कि 0 कोटि की अभिक्रिया थी तो इकाई कुछ और थी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, दर स्थिरांक की इकाई अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होती है। मतलब दर स्थिरांक जो है इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, लेकिन इसकी इकाई फिक्स है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर ये इकाई देखें तो दर स्थिरांक की कौन सी कोटि के लिए है? ये होती है 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई। लेकिन अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए दर स्थिरांक की जो इकाई होती है वो अलग अलग होती है। तीसरा एकदम सिंपल अंतर लिया है, अभिक्रिया की दर को dx/dt से दर्शाते हैं और इसे मतलब दर स्थिरांक को k से दर्शाते हैं। और चौथा है अभिक्रिया की दर जो है इसका मान अभिकारकों मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि दर स्थिरांक का जो मान है इसका मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक कहो या क्रियाकारक कहो। तो इस तरह से ये 4 अंतर हमने इस क्वेश्चन में देखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही अंतर बढ़िया तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।